नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये मोराबादी का बिल्कुल ही पॉश इलाका है। जहां खड़े हैं ये सूचना भवन है, यानी कि मुख्यमंत्रियों जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके बैनर पोस्टर लगने के जो आदेश थे वो यहीं से पारित होते थे, इसी बिल्डिंग से पारित होते थे। इस वक्त हम जहां खड़े हैं यहाँ से महज 5 कदम की दूरी पर मेरी दाईं ओर मुख्यमंत्री आवास है, जो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का अपना सरकारी आवास है जहां वे ठहरते हैं। और मेरी दाईं ओर ऑड्रे हाउस के बिल्कुल ठीक आगे चंपाई सोरेन का आवास है, जहां वे मुख्यमंत्री रहते थे। तो ये स्थान एक तरह से आप ये कहें कि होलिका दहन जब होता है तो बिल्कुल कोने पर जो है वो सम्मत जलाया जाता है। तो आज के एक मौके पर जब बीजेपी को प्रचंड जनादेश बिहार में मिली और आरजेडी बिल्कुल खराब प्रदर्शन के साथ जो है वहाँ पे आई है, और झारखंड में जब घाटशिला में बहुत बड़ी जीत हुई है और चंपाई सोरेन के राजनीतिक पारियों को भी अब एक तरह से उनको अवसान के तौर पर देखा जा रहा है, उनके आखिरी पायदान पर तौर पर देखा जा रहा है, तब हम इस चौराहे पर खड़े हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। हम आज की इस वीडियो में ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि घाटशिला में लगभग 38,000 के मार्जिन से हुई चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की हार के बाद चंपाई सोरेन ने आकर सामने क्या कहा है, इस पर सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो चंपाई सोरेन का रिएक्शन जानना चाहता हूं और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, क्या कहा है बाबूलाल सोरेन की हार पर उनके पिता चंपाई सोरेन। देखिए, चंपाई सोरेन ने जो लिखा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, उसका लब्बो-लुआब ये है कि वो जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। जो जनादेश दिया वो कह रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, इसकी हम समीक्षा करेंगे। और इस समय जो पूरा झारखंड बीजेपी का जो थिंक टैंक है, जो पूरा नेतृत्व है, उसमें से सिर्फ चंपाई सोरेन ही है जो इस समीक्षा की बात कह रहे हैं सामने आकर। बाकी लोग तल्लीन हैं। हाँ, बाकी लोग तल्लीन हैं, इस पर अभी बात नहीं करना चाहते। वो बिहार में मिले जनादेश पे की खुमारी में है, लेकिन अंदर खाने जो भी होगा, लेकिन एक सामने जो आकर कह रहे हैं चंपाई सोरेन, क्योंकि चंपाई सोरेन के लिए ये व्यक्तिगत लड़ाई थी। दूसरी बात, जो सवाल उठाया जा रहा है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कही कि भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स का ये उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा, ये तमाम जो बातें हैं उसको कह रहे थे। तो जिनको वो नेगेटिव पॉलिटिक्स बता रहे हैं, चंपाई सोरेन ने उसे ही कोर मुद्दा बताया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम यही मुद्दा उठाते रहेंगे, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं। ये वो कह रहे हैं कि इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं। बहु बेटियों की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, पलायन है, धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं, डेमोग्राफी बदलाव है, और ये मुद्दा है। और मैं अभी नहीं समझा पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आदिवासियों को ये समझा पाऊँ कि वो खतरे में है, मैं नहीं समझा पाया यहाँ पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस मुद्दे को छोड़ देंगे या मैं हार जाऊँगा, बैठ जाऊँगा। मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जटिल है, मुश्किल है, और जटिल बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए हैं, और एकदम से होता है ना कि उन्होंने शटर ही बंद कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब वो देख ही नहीं रहे हैं, मतलब प्रवेश निषेध पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो वो शायद जो कहने का मतलब कि जटिल है, वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे समझाया जाए कि नहीं, हम आपके हितैषी हैं या हितैषी हो सकते हैं, हमें चांस दीजिए। वो मिल नहीं रहा है चांस। तो कुल मिलाकर ये चंपाई सोरेन पूरा लब्बो-लुआब ये है कि हम हारे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, हारे हैं, टूटे नहीं हैं, हिम्मत नहीं टूटी है, हताशा जरूर है, मुद्दे वही, लेकिन मुद्दे वही रहेंगे। और ये प्रतुल सहदेव ने भी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि घाटशिला को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही कि हम समीक्षा कर तो रहे हैं, हमारे भी जो उम्मीद है उससे बहुत बड़ी हार हमें मिली, हम भी हैरान हैं कि इतनी बड़ी हार कैसे हो गई, लेकिन मुद्दे जो हैं हमारे यही रहेंगे, हम इसी पर बातचीत करते रहेंगे, चाहे इस पे सवाल उठे कि हम क्यों इन पे बात कर रहे हैं। तो पूरा लब्बो-लुआब यही है। और एक मतलब जो कहते हैं कि हार के बाद जो मंथन होता है, वो केवल और केवल अभी चंपाई सोरेन के आवास पर ही वो मंथन दिख रहा है। आप लगातार सूरज जी आप घूम रहे थे, मतलब हम लोग जब ये जनादेश आ रहा था, चाहे वो बिहार से हो चाहे घाटशिला से हो, तब मुझे लगता है कि जब हम अपने दर्शकों से लाइव इंटरेक्ट कर रहे थे, जब उन्हें बता रहे थे, तो लगभग 14वें-15वें राउंड के बाद हम लोग निकल गए थे ग्राउंड पर। तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय, कैंप कार्यालय भी गए, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था सुप्रियो दा का। हम लोग बीजेपी ऑफिस भी गए, हम लोग राजद के प्रवक्ता से भी मुलाकात हम लोगों ने की।
आपने बाकायदा प्रतुल सहदेव से बातचीत भी की और चंपई सोरेन का ट्वीट देखा। इसके अलावा कोई और नेता या बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो, इन तमाम लोगों ने कुछ भी कहा है घाटशिला चुनाव को लेकर, या वे बिहार में मिले जनादेश से ही बहुत खुश हैं और घाटशिला पर आना ही नहीं चाहते हैं? क्योंकि यथार्थ तो बिहार की, झारखंड की पॉलिटिक्स तो झारखंड से तय होगी। बिहार के मुद्दे पर खुश होकर तो चीज़ें चलेंगी नहीं। और लोगों ने तो सवाल भी उठाए कि भाई होना चाहिए कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेताओं की तरह कि आप लगातार यहाँ हार रहे हैं और हर बार बिहार हो चाहे और भी दूसरी जगह हो, जीत होती है तो आप लोग पटाखा फोड़ देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं। बहुत लोगों को ये एक तो औचित्य समझ नहीं आ रहा है जश्न का, क्योंकि घाटशिला आपने 38,000 से ज़्यादा वोटों से गंवा दिया है। और घाटशिला का चुनाव हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये केवल उपचुनाव नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है और जो दावा कर रही है, वैलिडेशन का उसका वो मुद्दा कितना वैध है, उसका सवाल था। इसके अलावा कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आए हैं और उनके आने के बाद ये पहला चुनाव था। तो वो कितना असर डाल पाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा वक्त मिला, 1 साल हो गया उनको आए हुए, घाटशिला में खासे सक्रिय भी रहे, तो वो एक मसला था। इसके बाद चंपाई सोरेन की तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बात थी कि वो कोल्हान में हटे हैं। चंपाई सोरेन कि अपनी क्या प्रतिष्ठा, अपनी राजनीतिक शख्सियत क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर आने के बाद उसकी भी परीक्षा थी। तो कई मसलों पर समीक्षा करनी है। घाटशिला में हार की समीक्षा करनी है, उसके मायनों की चर्चा करनी है, आगे की रणनीति पर चर्चा करनी है, मार्जिन पर चर्चा करनी है। 22,000 से मार्जिन बढ़ के अब 38,000 हो गया है बड़े नेताओं की, क्योंकि झारखंड भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कामयाबी मिली, तो बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश इकाई है, उनकी कामयाबी है, उनका गठजोड़ है, उनकी रणनीति है, उनको सहयोग है। वही सहयोग यहाँ भी मिला था। अगर आप कहें कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर, तो उतनी ही रैलियां, उतनी ही सभाएं यहाँ पर की गई थी। अमित शाह कितने पहले से एक्टिव थे, प्रधानमंत्री एक्टिव थे, पूरा कुनबा था। इवन की घाटशिला में भी सहयोग कम नहीं मिला। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैंप किया, ओडिशा के मुख्यमंत्री आए, शुभेंदु अधिकारी आए, जो फायर ब्रांड नेता जिनको कहा जाता है, वो तमाम लोग कैंप कर रहे थे। तो ये समीक्षा की बात थी। तो जश्न किस बात का भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ मना रही है, झारखंड बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है, इस पर सवाल होगा। तो शायद ये जश्न इस बात का था कि आप घाटशिला से ध्यान हटा दें, क्योंकि ठीक है आप दूसरे प्रदेश में जीत का आप जश्न मनाएं, आपकी पार्टी जीती है, लेकिन जश्न की टाइमिंग ये है कि आपको घाटशिला में प्रचंड हार मिली है। अगर उनको प्रचंड जीत मिली है तो आप तो शायद बड़े जो चेहरे हैं, क्योंकि आज बाबूलाल मरांडी क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि अभी भी प्रदेश अध्यक्ष वही है, अनौपचारिक रूप से वही है प्रदेश अध्यक्ष। तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो जश्न में शामिल थे, वो आए, पटाखे छूटे, वो वहाँ पर खड़े रहे, कार्यकर्ताओं ने के साथ उन्होंने हिस्सा लिया जश्न में, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब हम लोग भीतर गए, हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो वो बैठे हुए थे और बहुत खामोश बैठे हुए थे। वो मंत्रणा कर रहे थे अपने कुछ लोगों के साथ। तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी की समीक्षा शीर्ष नेतृत्व करेगा। वो मुझे लगता है आत्मनिरीक्षण की पोजीशन में है। ना तो उन्होंने ट्वीट किया है घाटशिला को लेकर कि एक होता है ना कि जनादेश को स्वीकार करते हैं या जीत की बधाई, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। चंपाई सोरेन ही एकमात्र दिख रहे हैं अभी जो कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत मसला था। मैं इसी पे आना चाहता हूँ कि अब अलग अलग हलकों से ये सवाल आने लगे हैं कि जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि भाई पॉलिटिकल मर्डर है, मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने अपने लहजे में कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आदमी आत्महत्या ही कर ले तो उसका इलाज क्या हो सकता है। और जाहिर तौर पर ये संकेत जो है या ये इशारा जो है वो चंपाई दा को लेकर था कि वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो आत्महत्या करने जैसा वो मामला था। मैं आपसे समझना चाहता हूँ सूरज जी, लगभग 8 साल 10 साल का आपका अपना राजनीति को कवर करने का अनुभव रहा है, आप पॉलिटिकल कंटेंट भी लिखते रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं। क्या चंपाई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में जाना और अपनी साख को ना बचा पाना, चूंकि कोल्हान में जिस उद्देश्य से वे लाए गए वो तो उसकी पूर्ति तो नहीं हुई, और उनके अपने बेटे 2 बार चुनाव हार गए, क्या उनके साख पर भी अब सवाल हो गया है क्या? और क्या बीजेपी में उनके औचित्य पर भी अब सवाल होंगे और उसकी मंत्रणा भी अब जो है शीर्ष नेतृत्व करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन को ये लगा होगा उस समय
उनको अपमान महसूस हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया होगा। जो वो कहते हैं, जो दावा करते हैं कि उनको बिना बताए उनके कार्यक्रम रद्द किए गए, उनको जानकारी नहीं दी गई, उनसे अचानक से विधायक दल की बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के इस्तीफा मांग लिया गया, तो वो अपनी टेक्निकल बातें बताते हैं कि मुझे इस वजह से अपमान महसूस हुआ। सबके अपने राय हैं। लेकिन जनता के बीच क्या संदेश था? जनता इसे स्वाभाविक मानकर चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में, एक संकट की घड़ी में अचानक जेल जाना पड़ा, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने संरक्षक के तौर पर उनको ये पद जिम्मेदारी दी गई कि आप संभालिए, आप पार्टी को संभालिए। आप जानते हैं कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये बताया नहीं गया था तमाम विधायक दल के नेताओं को, उनसे ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर लिए गए थे और महागठबंधन के तमाम विधायकों ने साइन किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए कि आप हमारे नेता हैं, आप जो डिसीजन लेंगे हम उसी पर कायम रहेंगे। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी ने विरोध नहीं किया। और जब हेमंत सोरेन लौटे तो जो पूरा महागठबंधन है वो भी ये जानता था और जो जनता थी वो भी ये जानती थी कि हेमंत सोरेन लौटे हैं तो उनके हक में आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा, क्योंकि आप संरक्षक की भूमिका में थे, आप मार्गदर्शक की भूमिका में थे, क्योंकि आप विश्वस्त सहयोगी रहे हैं, सबसे पुराने सिपहसालार रहे हैं गुरुजी के, आप साथी रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का ये मतलब था कि हेमंत सोरेन को सबसे ज्यादा भरोसा था। वो कंडीशन और भी कई कारणों से विकट थी। हेमंत सोरेन जेल में थे, राजनीतिक अनुभव कल्पना सोरेन को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने ना संगठन में या कहीं भी वो एक्टिव ऐसी थी नहीं, वो गृहिणी की जिम्मेदारी अपनी निभा रही थी पूरी तरीके से। रूपी सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां हैं, उनकी तबीयत खराब थी और गुरुजी की तबीयत नासाज थी। ऐसे में परिवार का ख्याल, अब ऐसे में जब चंपाई सोरेन छोड़ कर गए तो कल्पना मुर्मू सोरेन पर दोहरी जिम्मेदारी आई कि वो अपने जो बीमार बुजुर्ग सास ससुर हैं उनका भी ख्याल रखें और वो पार्टी का भी ख्याल रखें। तो एक विकट घड़ी में छोड़कर गए। और आप पूरे झारखंड के आदिवासी के बीच की हम बात छोड़ भी दें तो उनके अपने क्षेत्र में जो उनके अपने गांव के लोग थे, वो लोग भी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि हमने अपने चुनाव यात्रा की शुरुआत आकाश वहां से की। हम दोनों ही वहां गए थे, सरायकेला हम लोग उनके गांव में गए और वहां पर लोगों ने कहा कि अब उन्होंने कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, चंपाई दा को हमें समर्थन करना है क्योंकि हमने किया है, लेकिन ठीक नहीं लगा हमें, गुरुजी को नहीं छोड़ना चाहिए था, हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बात से ये तो एटलीस्ट सूरज जी ये समझ में आ गया कि जो भी इश्यूज है ना, मतलब इस पूरे प्रकरण से जो भी आहत वाली जो बात है, जो लगातार चंपाई सोरेन अपने मंच से सामूहिक प्लेटफॉर्म से जो उठाते रहे हैं, वो उनका अब निजी मसला है। आदिवासियों ने उसे सामूहिक मसला नहीं समझा और यही वजह है कि लोग उससे कनेक्ट नहीं हुए। चंपाई सोरेन इस चुनाव के आखिर में रोए भी, लेकिन वो कनेक्शन फील आदिवासियों ने नहीं किया। अगर किया होता तो ये 22,000 का अंतर ये 38,000 तक नहीं पहुंचा होता निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि आज भी जो एक मैंडेट है, जो आदिवासियों का जो प्रेम है, वो चंपाई सोरेन के साथ नहीं है, क्योंकि इतने बड़े अंतर के साथ बाबूलाल सोरेन नहीं हारते। वो आज भी कल्पना सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ मौजूद है। मेरा सवाल वही है, क्या अब उनके औचित्य पर सवाल उठने लगेंगे? चूंकि बीजेपी जेएमएम ने तो बाकायदा उठा दिया है कि वे कोल्हान के टाइगर तो नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, वो जब जेएमएम में थे और उनकी ताकत, जिस तरह का प्रदर्शन, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई कि वो आएंगे तो कोल्हान में बीजेपी को बढ़त दिलाएंगे, ऐसा माना जाता था कि कोल्हान में उनका प्रभाव है। और आप देखेंगे कि जब तक चंपाई सोरेन थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार से, सोरेन परिवार से कोई भी कोल्हान पर बहुत ज्यादा मेहनत करता नहीं दिखता था। वजह ये थी कि वो चंपाई सोरेन को लेकर आश्वस्त थे कि चंपाई दादा है, संभाल लेंगे, कोल्हान देख लेंगे। तो बीजेपी को ये लगा कि अगर वो उनके लिए कोल्हान देख रहे थे तो हमारे लिए भी देख लेंगे, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सीट बचा पाए, सब लोग जानता है। कोल्हान में एक दूसरी दो सीटें और जीती गई, उसमें से एक जेडीयू और एक तो कोर भी, जो जमशेदपुर पूर्वी का सीट है वो कोर सीट है, वहां से रघुवर दास जीतते रहे, उनकी बहू जीत गई। तो वो मसला नहीं था, वो चंपाई सोरेन के प्रभाव से नहीं जीते, वो रघुवर दास का अपना प्रभाव था, वो सरयू राय का अपना प्रभाव था कि वो सीटें वो जीते, तो जो 3 सीटें आई। उसके अलावा वो उनका प्रभाव तब माना जाता कि अगर वो खरसावां जिता देते, चक्रधरपुर जिता देते, मनोहरपुर जिता देते, पोटका जिता देते, और बाकी जो तमाम सीटें, तो वो वैसा नहीं हुआ। और जिस अपमान की वो बात करते रहे ना, उसे जनता ने दगाबाजी के तौर पर लिया। भारत के पॉलिटिक्स में आज भी, मैं
छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। मैं तब बीएचयू का छात्र हुआ करता था और मैं ट्रेन से एक बार जा रहा था और एक पॉलिटिकल साइंस के मिले मुझे प्रोफेसर। उन्हें पूछा कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, क्या है? तो मैंने कहा संघवाद है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। मैंने कहा आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, ठीक से सोच कर बोलिए। तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगा है, मैंने कहा नहीं आप बताइए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेमी फ्यूडल शासन व्यवस्था है। आज भी हमारे जो शासन प्रणाली है उसमें व्यक्ति पूजा है कि वो किसी परिवार को, किसी नेता को, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को जो भी जनादेश मिलता है वो प्रधानमंत्री के अपने करिश्माई व्यक्तित्व का, क्योंकि उसमें वो करिश्माई देख रहे हैं, उसमें वो जादूगर देख रही जनता जो छड़ी घुमा के सब बदल देगा। और जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात है तो आप उसको परिवारवाद कहकर आलोचना करते रहिए, कुछ भी आलोचना करते रहिए, पर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि जो एक बड़ा कद का नेता होता है उसके जो जब तक उसको योग्य वंशज मिलते रहेंगे जनता उनके पीछे लामबंद होती है। यादव हैं, शिबू सोरेन है, साउथ की पार्टियां हैं। अभी आरजेडी जरूर 25 सीटों पर आ गई है, लेकिन तब भी जो वहां पर एक बड़ी लेकिन उसका करिश्मा और तेजस्वी यादव को जिस तरह से लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि 2020 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा गया, तो वो रहेगा ही। और आप उसके खिलाफ जाने की जब भी कोशिश करेंगे तो उसे एक परिवार के प्रति, जिसके प्रति लोगों की निष्ठा है, उसे दगाबाजी के तौर पर देखा जाएगा। और यही समझा गया कि ऐसे समय में जब सोरेन परिवार संकट में था और सोरेन परिवार का सबसे विश्वस्त सिपह सालार जो है साथ छोड़ गया, संकट में छोड़ गया, यही संदेश गया जनता के बीच और उससे वो उबर नहीं पाए, कोई भी नहीं। इससे पहले भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर जो नेता गए, जैसे 3-4 टर्म जीतती रही सीता सोरेन, उन्हें लगा कि अगर बीजेपी का साथ समर्थन मिलेगा मैं वहां से जीत जाऊंगी। शायद वो ये समझ नहीं पाई कि वो जो सीट उन्हें मिलती हैं वो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की विधवा और गुरुजी की बहू और तीर धनुष के तले होने की वजह से मिलती हैं। वो जैसे उन्होंने सीट छोड़ा उन्हें प्रचंड हार मिली दुमका में, फिर दूसरी सीटों पर। तो इस पूरी बातचीत का केंद्र जो था वो यही था कि क्या वाकई चंपाई सोरेन जो है वो अब राजनीतिक अवसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ढलती उम्र तो है। चंपाई सोरेन अब आने वाले कुछ एक सालों में उस तरीके का मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा जिस तरह के मूवमेंट वे पिछले 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि उस तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। और जब लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, मतलब कोल्हान की सीटें उनके नेतृत्व में लड़ी गई लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया नहीं। दूसरा कि अपने बेटे को 2 बार वो चुनाव जिता पाने में असफल साबित हुए हैं, तो साख भी कमज़ोर होती है और शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार देख रहा होता है। जितना भरोसा, जितना संसाधन या जितना विश्वास आप पर खपाता है, उसका नतीजा, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट। एक चीज जोड़ना चाहूँगा आकाश इसमें कि जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री बना और 1 महीने हुए थे चंपाई सोरेन को, और उस समय बांग्लादेशी घुसपैठ लोकसभा चुनाव के समय से ही चल रहा है, मतलब जनवरी 2024 से ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर मुखर थी बीजेपी, या उससे पहले से भी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गृह मंत्रालय को जो सबसे पहले जिन नेता ने घेरा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो चंपाई सोरेन थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर की सुरक्षा आप नहीं कर पाए। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को ही सबसे कोर मुद्दा बना के रखा है। तो यहाँ अब दिक्कत ये है ना कि सोशल मीडिया है, तमाम पुराने बयान, तमाम पुराने ट्वीट खंगाले जाते हैं। तो ये अब कैसे जिस मुद्दे को लेकर सबसे पैटर्न के आधार पे लोग आपको जज करते हैं कि आज से 4 महीने पहले का आपका बयान क्या था, 1 साल पहले आप किन बयानों के साथ थे, और आज जब बीजेपी में आ रहा है तो आपका ट्रेंड कैसे बदल रहा है। मतलब मुझे ये लगा कि वो आदिवासी अस्मिता या मुद्दों की बात करने की जब बात कहते हैं और जिन मुद्दों की बात कहते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो आदिवासी हितों की बात करने की बजाय, इन मुद्दों की बजाय, ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश ज्यादा ये साबित करने की है कि मैं हूँ भाजपाई। वो मतलब इधर से तो नहीं रहे पर अपने आप को प्रासंगिक साबित करने की या अपनी निष्ठा साबित करने की कोशिश बीजेपी के प्रति वो ज्यादा कोशिश। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार हर मंचों से कहते रहे कि हम कई बार इधर उधर हो गए लेकिन अब नहीं होंगे। बिल्कुल। तो हमने बातचीत की कि चंपाई सोरेन का औचित्य क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी में। हमने सूरज ठाकुर से, कंटेंट हेड से, ये भी समझने की कोशिश की कि उनकी साख पर इस हार का कितना असर होगा। और हमने यह भी समझने की कोशिश की कि जब घाटशिला में 22,000 के अंतर से आप 38,000 के अंतर पर हारे हैं, तब इस जश्न का आखिर क्या औचित्य है।
तो सवाल तो बहुत तेरे हैं और इस सवाल का जवाब तो हर नए नए एंगल से, नए नए सिरे से, नए नए मानकों से ढूंढे जाएंगे और उसकी पड़ताल होगी। आप इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते समझते हैं, हमें कमेंट पे लिखकर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। फ्रेम में है हमारे साथ कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर और कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया।